नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। दरअसल भारत का खौफ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो वहाँ के जो धमकियां देने वाले जो उनके जनरल हैं और नेता हैं वो सब दुबक गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने सलाह दी है कि भारत से पंगा ना ले और इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सुर भी बदल गए हैं। साथ ही पाकिस्तान में जो इनके आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा, उनके जो लॉन्च पैड हैं जैसे कि इसमें पीओके में लॉन्च पैड है इनके लगभग 37 के करीब, वहां से इन्होंने आतंकियों को हटा लिया है। ये जो पीओके में जो इनके लॉन्च पैड है वहां से ये भारत की सीमा में यानी कि कश्मीर में अपने आतंकवादियों को भेजते हैं। उसके साथ ही जो राजस्थान से लगी हुई सीमा में जो जैश का जो अड्डा है वहां पर भी इनके जो आतंकी है उनको वहां से हटा लिया गया है। तो भारत का पाकिस्तान में ये तो था सीधे डायरेक्ट जो हमला है उसको लेकर जो खौफ बना हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को भारत चोट पहुंचा रहा है उसको लेकर के वहां की जनता वो भी खौफजदा है, उनके भी वो भी देख रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। ये दैनिक भास्कर की खबर है। भारत के संभावित हमले की आशंका में पाकिस्तान सेना ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को नियंत्रण रेखा के पास से हटने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल ये इलाके आमतौर पर कश्मीर में घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड माने जाते हैं और अभी तक कितने आतंकियों को हटाया गया इसकी सटीक संख्या तो नहीं मिली है, लेकिन अगर अनुमान की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 30 से 50 के बीच हो सकती है और सेना ने इन्हें अपने बंकर और सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने सूत्रों के अनुसार ये लॉन्चिंग पैड दुधनियाल, अथमुकाम, लिपा, फॉरवर्ड, कहूटा और कोटली जैसे इलाकों में है। ये पीओके के अंदर ये है सारी जगह और सेना को डर है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसी बीच रविवार रात तुर्की के 7C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान भी कराची इसी बीच रविवार रात तुर्की के 7C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान कराची और इस्लामाबाद पहुंचे और इनमें से 6 इस्लामाबाद और एक कराची के पाकिस्तान एयरफोर्स बेस फैसल पर उतरा। ये युद्ध सामग्री लेकर आए हैं। बता दें पाकिस्तानी सेना की हालत ये है कि उनके पास कई टैंक जैसे कि अल खालिद और फाइटर जेट जैसे कि JF-17 पुराने और सीमित क्षमता वाले हैं, यानी कि इनके पास अपनी जरूरत के लिए युद्ध लड़ने के लिए जो आवश्यक असला होना चाहिए वो इनके पास नहीं है। अब पाकिस्तान क्यों सहमा हुआ है? एक तो पाकिस्तान कर्ज में दबा है, दूसरा उसके पास आधुनिक हथियारों के खरीदने के लिए कोई बजट नहीं है। अब आतंकियों के सहारे ये भारत को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसको सामने से दिख रहा है कि उसकी असल में हालत क्या है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से इस समय गुजर रही है। देश पर 125 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है और जिसके कारण सैन्य आधुनिकीकरण पर खर्च सीमित कर दिया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 2025 में केवल 6 अरब डॉलर के पास ही इनके पास बचा हुआ था, जो आयात के लिए अपर्याप्त है। 2022 से 23 में रक्षा बजट इनका 1523 अरब पाकिस्तानी रुपए था, जिसमें हथियार खरीद के लिए केवल 411 अरब रुपए ही थे इनके पास। आधुनिक हथियारों के लिए यह राशि बेहद सीमित है। उच्च आयात लागत और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पाक को सस्ते लेकिन कम प्रभावी हथियार खरीदने पड़े थे और चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। 2017 से 21 के बीच ये 67% हथियार जो इन्होंने लिए हैं वो चाइना से ही लिए हैं। पाक सेना में प्रशिक्षण की भी कमी है। नई भर्तियां कई वर्षों से रुकी हुई हैं और उसके साथ ही भारत के साथ जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी में लगातार इनकी जो मतलब लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके जा रहे हैं, तो रिजाइन पर रिजाइन वहां पर हो रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास हुआ है
ये पहलगाम हमले को लेकर के, और उसी समय बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले पर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफी मांगू, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। वैसे घड़ियाली आंसू जो उमर अब्दुल्ला के हैं वो हमें समझ में आते हैं, क्योंकि फायदा तो इन्हीं का हुआ है। अगर ये भारत में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको खत्म जितने भी होते हैं उसका फायदा डायरेक्ट जो नेता हैं, जो माइनॉरिटीज के नेता हैं, मलिच्छों के नेता, उन्हीं को होता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, नंबर्स का गेम चलता है। तो इनके घड़ियाली आंसू पर आप ना जाएं। और इसके साथ ही भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भी बैन लगाया है। दरअसल भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। इन पर भड़काऊ और सांप्रदायिक व भ्रामक सामग्री फैलाने का आरोप है और इनमें डॉन न्यूज चैनल, समा टीवी, जियो न्यूज, बोल न्यूज और रफ्तार आदि चैनल शामिल है। इसके साथ ही जो वहां के क्रिकेटर शोएब अख्तर का जो चैनल है और उसको भी, उसके सोशल मीडिया को भी भारत ने बैन किया है। अब जो जंगलों में जो आतंकी मौजूदगी है, अब जम्मू कश्मीर में टूरिज्म किस तरीके से प्रभावित हो रही है कश्मीर एरिया में। हालांकि सरकार जम्मू का जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई प्रयास करती नहीं है। जम्मू में भी काफी बेहद खूबसूरत जगह हैं, क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल इलाका है तो भारत सरकार ये जरूरी नहीं समझते हैं कि वहां के लोगों को सपोर्ट किया जाए। और कश्मीर में क्योंकि उनको फायदा नजर आता है, इंटरनेशनल लेवल पर फंडिंग कश्मीर के लिए लाई गई है, तो कश्मीर में ही जितना टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो अभी क्या हो गया है कि कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये स्थिति आ गई है। भारत सरकार की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। जो इंडिया स्पीक डेली लगभग आपको 2 सालों से ये बताता आ रहा है कि आप कश्मीर के जो 370 धारा हटी है उसके फेर में ना जाए, वो केवल दिखावा है। वो जो हटी है वो भारत सरकार के ऊपर से हटी है, यानी कि कागजों में जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत में विलय हुआ है। एक तरीके से जो एक स्पेशल स्टेटस जो मिला हुआ था राज्य को वो हटा है, लेकिन फिर भी वहां पर जो विक्टिम है, जो माइनॉरिटी है वहां की, यानी कि हिंदू, जैन, बौद्ध, यानी कि नॉन मुस्लिम्स, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। कश्मीर वैली में जो कश्मीरी पंडितों के घर, जमीन, प्रॉपर्टीज पर अभी भी उन्हीं कश्मीरी माइनॉरिटीज, सो-कॉल्ड मलिच्छों का कब्जा है, जिन्होंने उस समय लोगों को मरवाया, रेकी करी और इस समय लोगों को रेकी करवा करके मारा है। तो ये सब वहां की स्थिति है। लेकिन अब जैसा कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, अब शायद ही कोई कश्मीर जाए, और जो लोग मूर्खता में जा रहे हैं उनके बहकावे में आप ना आए। कश्मीर का जो टूरिज्म है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी होने की वजह से सभी ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है। तो जो लोग अभी भी मूर्खता में कश्मीर में पड़े हुए हैं और वहां से वीडियो बना करके लोगों को कह रहे हैं कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरते, उनके भलावे में मत आइए। ऐसे मूर्खों के चक्कर में आप वहां मरने के लिए मत जाइए। तो खबर इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी है। ये जम्मू कश्मीर सरकार ने खुद किया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई ट्रैकिंग रूटों पर आतंकियों की आवाजाही होती है और ऐसे में पर्यटकों और ट्रैकर्स की मौजूदगी से न केवल उनकी जान को खतरा हो सकता है, बल्कि सुरक्षा अभियानों में भी बाधा संभव है। प्रमुख ट्रैकिंग आयोजन इंडिया हाइक्स ने 11 मई तक सभी ट्रैकिंग ट्रिप्स है वो रद्द कर दी है और हिमाचल और उत्तराखंड में विकल्प की तलाश की जा रही है। सरकार ने 2024 में 100 नए ट्रैकिंग डेस्टिनेशन खोले थे। आप देखिए 2024 में 100 नए ट्रैकिंग डेस्टिनेशन खोले थे। कहाँ खोले थे? कश्मीर में। भाई आप ये खोलने की बजाय कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीनें वापस दिलवा देते, कब्जे वापस दिलवा देते, उनको वहां बसाने का काम करते, या फिर वहां के जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा देते। वो आपने नहीं किया और आपने वहां के जो मलेच्छ हैं उनको और फैसिलिटी देने के लिए वहां पे ट्रैकिंग डेस्टिनेशन खोले 100 से ज्यादा। अब इसका खामियाजा ये हुआ, वहां जाने वाले लोग कौन हैं? जो कि माइनॉरिटी में नहीं आते, वो लोग वहां गए और मारे गए।
अमरनाथ यात्रा जब शुरू होने वाली है, यहाँ आसपास कई बड़े ट्रैकिंग रूट है अमरनाथ यात्रा के रास्ते में, और सुरक्षा एजेंसियां इन इलाकों को सैनिटाइज करने में जुटी है और जंगलों व ट्रैकिंग मार्गों से सघन तलाशी की जा रही है। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर के सरकार अपनी जो चौकसी है वो बढ़ा रही है, ताकि इस प्रकार की कोई दूसरी घटना ना होने पाए। तो ये थी पाकिस्तान की खौफ जो है वो साफ झलक आ रहा है एलओसी पर। उसके साथ ही पाकिस्तान परस्त जो लोग भारत में हैं, दनादन उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन याद रखिए ये कार्रवाई ऊपरी तौर पर है। अब जो स्लीपर सेल है, जो आतंकी है, जिसको मकसद के तहत भेजा गया भारत में, उसको तो आप खत्म कर देंगे, और वो भी तब खत्म करेंगे जब वो अपने से 2 गुने लोगों को मार चुका होगा। एक आतंकी 10 लोगों को मार चुका, वो 4-5 आतंकी थे और उन्होंने 26 से 27 लोगों को मारा है, और लगभग इतने ही ऐसे ही लगभग घायल हुए हैं। 70 से ज्यादा लोग वहां पर प्रभावित हुए, स्थानीय और पर्यटकों को लेकर मिलाकर के टोटल। इस हमले में पूरा का पूरा टूरिज्म कश्मीर का वो प्रभावित हुआ है, और सरकार की अपनी खुद की किरकिरी हुई है। जो लोग जिनकी वहां पर हत्याएं हुई, उनके परिजनों ने सरकार के जो नेता गए थे अंतिम संस्कार वगैरह में शामिल होने, उनको खरी खोटी सुनाई है। तो ऐसे में ऐसा काम भारत सरकार क्यों करती है जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार से फायदा नहीं है। तुष्टीकरण एक लिमिट तक ही होता है। अपनी जान गंवाकर, अपने लोगों की जान गंवाकर और लोगों के ऊपर जबरदस्ती के ऐसे फैसले थोपकर जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है, ऐसे फैसले थोपकर और ऐसी योजनाएं बनाकर आप संतुष्टि या फिर आप तुष्टीकरण नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है